नवजोत सिंह सिद्धू एक तरफ कांग्रेस में अपनी हैसियत गंवाते जा रहे हैं तो दूसरी तरफ जनता भी उन्हें नापसंद करने लगी है। यही वजह है कि पंजाब में कांग्रेस के कई उम्मीदवार नहीं चाहते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू उनके इलाके में चुनाव प्रचार करने आए। सिद्धू के लिए हालात तो इतने खराब हो गए कि जब वे अमृतसर के तिलक नगर इलाके में डोर टू डोर प्रचार करने गए तो किसी ने अपने घर का दरवाजा ही नहीं खोला और नवजोत सिंह सिद्धू को वहां से बैरंग लौटना पड़ा। असल में अमृतसर के तिलक नगर इलाके में नवजोत सिंह सिद्धू किसी कांग्रेसी वर्कर के घर गए, दरवाजे खटखटाए लेकिन घर का दरवाजा नहीं खुला। सिद्धू गुस्से में आगे निकल गए और फिर आगे खड़ी महिलाओं से भी नहीं मिले। शुक्रवार को दोपहर तकरीबन 3:35 पर सिद्धू तिलक नगर की एक गली में डोर टू डोर प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। तंग गलियां होने के कारण वहां गाड़ियां नहीं जा सकी, जिस कारण सिद्धू पैदल ही आगे निकल गए। वहां एक कांग्रेसी वर्कर के घर मीटिंग थी, जहां पहले सिद्धू के साथ पहुंचे समर्थकों ने दरवाजा खटखटाया लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। सिद्धू वहां पहुंचे, कुछ पल के लिए रुके और आगे निकल गए। आगे जाकर मौजूद समर्थकों ने वहां खड़ी 2 महिलाओं से मिलने की बात कही तो सिद्धू ने कहा कि छोड़ो और आगे चले गए। इस संबंध में साथ मौजूद पार्षद मोती भाटिया ने सफाई देते हुए कहा कि वहां कोई इवेंट नहीं था, जबकि उनका एक समर्थक उन्हें वहां ले गया था। समर्थक का कहना था कि वह उनके किसी रिश्तेदार का घर है, लेकिन जब सिद्धू वहां पहुंचे तो वहां शायद कोई था ही नहीं, इसीलिए दरवाजा नहीं खुला और वो आगे अपने इवेंट्स के लिए निकल गए। शुक्रवार घोषित कार्यक्रम में नवजोत सिंह सिद्धू के कुल 8 कार्यक्रम निर्धारित थे। सिद्धू का सुबह प्रचार 12:30 बजे शुरू हो गया था, लेकिन 2 बजे से 4 बजे तक वह मोती भाटिया के साथ ही थे, जिसमें मोती भाटिया ने अपने हलके में उन्हें डोर टू डोर प्रचार के लिए लेकर जाना था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। हालत यह है कि गठबंधन के साथी तो नाराज हैं ही, अब उनके अपने उम्मीदवार भी साथ छोड़ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में समाजवादी पार्टी के कई उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। अब ताजा मामला भाजपा के गढ़ बन चुके बुंदेलखंड का है। बुंदेलखंड में मानिकपुर सीट से समाजवादी पार्टी ने डकैत ददुआ के बेटे पूर्व विधायक वीर सिंह पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया था। समाजवादी पार्टी के इस दाव को बड़ा सियासी फैसला बताया जा रहा था, लेकिन वीर सिंह पटेल ने सियासी जंग में कूदने से पहले ही मैदान छोड़ दिया। उन्होंने इस मानिकपुर सीट से लड़ने से ही इनकार कर दिया। उनका कहना है कि उनकी तैयारी सदर सीट से थी और पार्टी ने उन्हें टिकट मानिकपुर से दे दिया, इसीलिए वो यहां से नहीं लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी ने चित्रकूट जिले में आने वाली मानिकपुर सीट से बुंदेलखंड के वीरप्पन कहे जाने वाले डकैत ददुआ के बेटे वीर सिंह पटेल को प्रत्याशी बनाया था, जबकि चित्रकूट सदर से अनिल प्रधान पटेल को उतारा था। वहीं इन दोनों के टिकट की घोषणा होते ही सोशल मीडिया पर विरोध शुरू हो गया। कुछ लोगों ने सदर सीट से घोषित प्रत्याशी व पार्टी जिलाध्यक्ष का पुतला फूंककर विरोध जताया। वहीं पूर्व विधायक वीर सिंह पटेल का कहना है कि उन्होंने अपनी बात हाईकमान तक पहुंचा दी है। वह चित्रकूट सदर से चुनावी तैयारी कर रहे थे और यहीं से टिकट भी मांगा था। वो लड़ेंगे तो यहीं से, वरना नहीं। उन्होंने बताया कि पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें लखनऊ भी बुलाया है। उनका जो भी फैसला होगा वह उसे मानने को तैयार है। सियासी रणनीतिकारों का मानना है कि डकैत ददुआ की मानिकपुर इलाके में जुमलों भरी कहानी काफी लंबी है। ऐसे में यहाँ के लोगों में लामबंदी भी हो सकती है। इसको देखते हुए ही पूर्व विधायक ने अपने कदम पीछे खींचे हैं। वह 2012 में चित्रकूट सदर से सपा से विधायक चुने गए थे। हालांकि 2017 के चुनाव में इसी सीट से उनको शिकस्त मिली थी। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की सियासत में एक समय डाकू ददुआ उर्फ शिव कुमार पटेल की तूती बोलती थी। पाठा को जंगलों के उसकी परछाई तक कभी पुलिस छू ही नहीं सकी। ददुआ के बिना आशीर्वाद के पंचायत से लेकर विधानसभा और लोकसभा तक के चुनाव नहीं लड़े जाते थे, लेकिन सियासत में अति महत्वाकांक्षा उसे ले डूबी और बसपा सरकार में एसटीएफ ने उसे मार गिराया था। ददुआ की सियासी ताकत की वजह से ही अखिलेश यादव ने उसके बेटे वीर सिंह पटेल को चित्रकूट के मानिकपुर सीट से प्रत्याशी बनाया, तो वहीं उनके भतीजे राम सिंह पटेल को प्रतापगढ़ की पट्टी सीट से टिकट दिया है। ददुआ को मरे हुए 14 साल गुजर गए हैं, लेकिन चित्रकूट और बांदा इलाके में आज भी उसके नाम पर सियासत खत्म नहीं हो सकी। ददुआ भले ही डकैत रहा हो, लेकिन बुंदेलखंड के कुर्मी समाज में उसकी छवि का असर था। वहीं बुंदेलखंड का इलाका अब भाजपा का गढ़ बन चुका है और विरोधी पार्टियों की इस तरह
की कोई भी कमजोरी भाजपा को और मजबूत ही बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र में पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल अनिल देशमुख, अनिल परब और संबंधित पुलिस आयुक्त तीनों मिलकर करते थे। इसके लिए तीनों की गुप्त मीटिंग होती थी और इस मीटिंग का कोई ब्यौरा नहीं रखा जाता था। इस बात का खुलासा अनिल देशमुख के ओएसडी रवि वटकर ने ईडी को दिए बयान में किया। दूसरी तरफ अदालत ने अनिल देशमुख के दोनों बेटों को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन जारी कर नई मुश्किल खड़ी कर दी है। कोर्ट ने देशमुख और उनके दोनों बेटों ऋषिकेश और साहिल के अलावा मामले में अन्य लोगों को 5 अप्रैल को अपने समक्ष पेश होने का आदेश जारी किया है। स्पेशल PMLA कोर्ट के जज RN रोकड़े ने पिछली सुनवाई के दौरान देशमुख और उनके बेटों के साथ साथ मामले से जुड़े अन्य आरोपियों के खिलाफ ईडी की ओर से दायर चार्जशीट का संज्ञान लिया था। इस दौरान कोर्ट ने सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमे की प्रक्रिया शुरू की थी। उसे आगे बढ़ाते हुए कोर्ट ने मामले के आरोपियों को अपने समक्ष 5 अप्रैल को पेश होने का निर्देश दिया। ईडी के अनुसार देशमुख ने राज्य के गृह मंत्री के रूप में अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे के जरिए मुंबई के विभिन्न बार और रेस्टोरेंट से करोड़ों रुपए लिए हैं। जांच एजेंसी का यह भी दावा है कि नागपुर स्थित श्री साईं एजुकेशन ट्रस्ट के माध्यम से पैसों की हेराफेरी की गई और यह ट्रस्ट देशमुख के परिवार द्वारा संचालित किया जाता है। राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के ओएसडी रवि वटकर ने ईडी को दिए बयान में कहा कि ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए पुलिस इंस्पेक्टरों के नामों को अंतिम रूप देने के सिलसिले में अनिल देशमुख, पर्यावरण मंत्री अनिल परब और संबंधित पुलिस आयुक्त निजी और गोपनीय मीटिंग करते थे। इन मीटिंग्स का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल देशमुख के खिलाफ दायर चार्जशीट में ईडी ने कई लोगों को गवाह बनाया है। इसमें रवि वटकर भी हैं। वटकर ने ईडी को बताया कि पुलिस इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों के ट्रांसफर की सूची तैयार करना उनके काम में शामिल था। उनका दावा है कि अनिल पर्व खुद धनेश्वरी, सह्याद्री और मंत्रालय में देशमुख से मिलते थे और अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के संबंध में शिवसेना की सिफारिशों की सूची के बारे में उनसे बात करते थे। ईडी ने महाराष्ट्र में पुलिस अधिकारियों की ट्रांसफर लिस्ट तैयार करने में उनकी भूमिका के बारे में वटकर से पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को पुलिस अफसरों के ट्रांसफर के लिए महाराष्ट्र के मंत्रियों, विधायकों, MLC और पार्टी प्रतिनिधियों से कई सिफारिशें मिलती थी। उन सिफारिशों को छांटने और सूचीबद्ध करने का काम देशमुख ने मुझे सौंप रखा था। उन्होंने कहा कि देशमुख के निर्देश पर मैं उनके पुलिस ट्रांसफर से जुड़े मौखिक आदेश को पुलिस अस्थापना बोर्ड को यह कहकर भेजते थे कि इन सिफारिशों पर आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। पंजाब में कांग्रेस के अंदर मचा सियासी घमासान थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और राज्य कांग्रेस के चीफ नवजोत सिंह सिद्धू के बीच विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर सह और मात का खेल चल रहा है। अब खेल को निपटाने के लिए कांग्रेस एक नया फार्मूला लेकर आई है। इसके तहत चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू को 2.5 साल के लिए सीएम का चेहरा बनाया जा सकता है। लेकिन सरकार बनने के बाद पहले सीएम कौन बनेगा, इसका फैसला चुनकर आए पार्टी के MLA करेंगे। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद के चेहरे की रेस में बहुत पीछे छूट जाने के बाद ये फार्मूला खुद सिद्धू लेकर आए हैं। लेकिन फैसला अब शीर्ष नेतृत्व के पाले में है और जल्द ही मैडम सोनिया या राहुल गांधी इस पर फैसला करेंगे। दरअसल पंजाब चुनाव में वोट बैंक का गणित ऐसा है कि कांग्रेस किसी एक का नाम लेकर रिस्क लेने से बचना चाह रही है। वहीं दूसरी तरफ सवाल यह भी है कि कहीं इस 2.5 साल के सीएम वाले फार्मूले की हवा भी छत्तीसगढ़ के खेल की तरह निकल न जाए। वहां भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और मंत्री TS सिंह सहदेव के बीच कुछ इसी तरह का समझौता हुआ था और बघेल पहले सीएम बन गए, लेकिन बाद में बघेल ने ना ही पद छोड़ा और ना ही राहुल गांधी ने उन्हें हटाया। बात यहां तक पहुंच गई कि TS सिंह सहदेव ने कुछ वक्त पहले बगावती रुख अख्तियार कर लिया था। हालांकि बाद में शीर्ष नेतृत्व के मनाने पर वो मान गए। इसीलिए यहां भी यही सवाल उठ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पहले सीएम बनेगा वही 5 साल के लिए सीएम रह जाएगा और दूसरे उम्मीदवार को सिर्फ मिलेगा तो चुनावी लॉलीपॉप। इसीलिए चुनावी जानकार मानते हैं कि 2.5 साल के सीएम पद वाला फार्मूला अभी सिर्फ वर्तमान संकट को टालने का फार्मूला भर है। बाद में क्या होता है या सिर्फ भविष्य के गर्भ में है। खबरों के अनुसार पंजाब में कांग्रेस रविवार को सीएम के चेहरे की घोषणा करेगी। इसके लिए राहुल गांधी लुधियाना आएंगे।
वे लुधियाना से वर्चुअल रैली के जरिए दोपहर 2 बजे सीएम फेस का ऐलान करेंगे। राहुल की वर्चुअल रैली को पंजाब की 117 विधानसभा सीटों पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। वहीं कांग्रेस के लिए पंजाब में दलित और जट सिख वोट बैंक दोनों बहुत जरूरी हैं, क्योंकि हिंदू वोट बैंक में कांग्रेस को बहुत मुश्किल हो रही है। उनके बड़े हिंदू चेहरे सुनील जाखड़ प्रचार से दूर हैं। वहीं कुछ दिन पहले सुनील जाखड़ ने उनके हक में 42 विधायक होने के बावजूद सीएम न बनाने की बात कह दी थी, जिसे विरोधियों ने बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया कि हिंदू होने की वजह से कांग्रेस ने जाखड़ को सीएम नहीं बनाया। वहीं शहरों में कैप्टन और भाजपा गठजोड़ भी कांग्रेस को हिंदू वोट बैंक का नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में कांग्रेस का चन्नी सिद्धू की जोड़ी पर दांव खेलना मजबूरी बन चुका है। ब्यूरो न्यूज ऑफ इंडिया। कांग्रेस नवजोत सिंह सिद्धू को सीएम फेस घोषित करने का इरादा नहीं रखती। इससे बौखलाए सिद्धू ने गांधी वाड्रा की सबसे कमजोर नसी दबा दी। सिद्धू यह जानते हैं कि गांधी वाड्रा किसी को चुनाव जितवा नहीं सकते। यही वजह है कि उन्होंने यह विवाद खड़ा कर दिया कि सीएम तो तब चुना जाएगा जब 60 विधायक चुनाव जीत कर आ जाए। मतलब साफ है कि सिद्धू को कांग्रेस की जीत का भरोसा अब नहीं रहा। उन्होंने कहा कि कोई भी इस पर बात नहीं कर रहा है। सरकार गठन के रोड मैप के बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा है। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान करने जा रहे हैं। सीएम की रेस में चरणजीत सिंह चन्नी सिद्धू से आगे चल रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि सीएम कौन होगा यह पंजाब को तय करना है, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि सीएम तब चुना जाएगा जब 60 विधायक होंगे। कोई भी 60 विधायकों की बात नहीं कर रहा, कोई भी सरकार गठन के रोड मैप के बारे में बात नहीं कर रहा है। सिद्धू ने आगे कहा कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू मुद्दों की राजनीति से भटक गए हैं? क्या सिद्धू नीतियों से भटक गए? क्या सिद्धू ने बजट आवंटन में चूक की? क्या सिद्धू ने अपना व्यापार या शराब की दुकान खोली है? मेरा पंजाब मॉडल राज्य के बच्चों, युवाओं और लोगों का जीवन बदलने के लिए है। सीएम फेस के ऐलान से पहले पंजाब कांग्रेस ने फोन सर्वे कराया था। सर्वे में चरणजीत सिंह चन्नी आगे चल रहे हैं। इस वजह से सिद्धू और उनके समर्थक नाराज हैं। यह भी चर्चा है कि कांग्रेस 2.5 साल वाले सीएम का फॉर्मूला रख सकती है। इससे पहले सिद्धू ने अमृतसर में समर्थकों से कहा था कि ऊपर बैठे लोग चाहते हैं कि कोई कमजोर मुख्यमंत्री हो जो इनकी धुन पर नाचे। सिद्धू ने समर्थकों से पूछा कि क्या आप ऐसा सीएम चाहते हैं? इस पर मौजूद लोगों ने सिद्धू के समर्थन में नारे लगाए। हमारा सीएम कैसा हो? नवजोत सिंह सिद्धू जैसा हो। सिद्धू ने आगे कहा कि मेरे खिलाफ चोर, डाकू, लुटेरे सब अपना धंधा बचाने के लिए खड़े हो गए हैं। उनको पता है कि अगर इस बार सिद्धू को निर्णय लेने की ताकत मिली तो या तो सिद्धू रहेगा या माफिया रहेगा। कांग्रेस पंजाब में रविवार को सीएम चेहरे का ऐलान करने जा रही है। इसके लिए राहुल गांधी लुधियाना रैली में आ सकते हैं। इस रेस में मौजूदा सीएम चन्नी को सिद्धू से आगे बताया जा रहा है। सिद्धू की बयानबाजी को उसी की खिंच के रूप में देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कहते हैं कि अगर खुद के घर शीशे के हों तो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। आम आदमी पार्टी भाजपा के गढ़ गुजरात में घुसकर उसको चुनौती देने की कोशिश कर रही थी और आए जब उल्टे सीधे बयान देते हुए कहती थी कि हम भाजपा को ही तोड़ देंगे, लेकिन नतीजे में हुआ ये कि खुद का ही घर टूट गया। सूरत नगर निगम के 5 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सूरत नगर निगम चुनाव में आपके 27 पार्षद जीते थे। चुनावी जानकार तब मानते थे कि आम आदमी पार्टी जैसे नए दल के लिए गुजरात में इसे अच्छी कामयाबी कहा जा सकता है, लेकिन अब 5 पार्षद बीजेपी में जाने के बाद उसके पास सिर्फ 22 पार्षद बचे हैं और अब जानकार कहते हैं कि यह तो सिर्फ शुरुआत भर है। आने वाले वक्त में बीजेपी आम आदमी पार्टी को और तोड़ेगी। आपके पार्षद विपुल मौलिया, भावनाबेन सोलंकी, ज्योतिकाबेन लाठिया, मनीषाबेन कुकड़िया और रूता ककड़िया प्रदेश कार्यालय कमलम में गृह मंत्री हर्ष सांघवी, प्रदेश महासचिव प्रदीप सिंह वाघेला की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए। 27 पार्षदों के चुनाव जीतने के बाद आम आदमी पार्टी ने राज्य में अपने बड़े बड़े दावे किए थे और कहा था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा का मुकाबला कांग्रेस से नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी से होगा। उसके कई बड़बोले नेताओं ने तो भाजपा के नेताओं को ही तोड़कर पार्टी में शामिल करने की बात तक कह दी थी। लेकिन अब 5 पार्षद बीजेपी में चले जाने से 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए इसे बड़ा नुकसान बताया जा रहा है। नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी को सिर्फ सूरत में ही सफलता मिली थी। इसके बाद हुए गांधीनगर निगम चुनाव
और निकाय चुनाव में भी आम आदमी पार्टी को कुछ खास हासिल नहीं हुआ था। पिछले 1 महीने में आम आदमी पार्टी से एक के बाद एक नेता उसका दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अब तो यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव तक अपने नेताओं को बचा पाएगी। वहीं बीजेपी नेता प्रदीप सिंह वाघेला ने कहा है कि पार्टी अपने संगठन के बलबूते पर जीतती है, लेकिन जो लोग भी भाजपा में आना चाहते हैं उनका स्वागत है। अगर आम आदमी पार्टी के पार्षद हमारी विचारधारा से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल होते हैं तो यह बेहद अच्छी बात है। वहीं गोवा विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों से एक एफिडेविट भी साइन करवाया है। इसमें केजरीवाल ने अपने प्रत्याशियों को पार्टी के प्रति वफादार और ईमानदार रहने की शपथ दिलाई। केजरीवाल ने कहा कि हमारे सभी उम्मीदवार वफादार हैं, लेकिन यह एफिडेविट इसलिए जरूरी है ताकि वोटरों को यह भरोसा हो सके कि उम्मीदवार वफादार हैं। ब्यूरो न्यूज ऑफ इंडिया। हिंदू और हिंदुत्व को छोड़ आजकल राहुल गांधी 2 देश की बातें कह रहे हैं और पीएम मोदी और बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी के इस बेहद आपत्तिजनक बयान के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल को अपने रडार पर लिया और उनकी जमकर क्लास लगाई। सिंधिया ने राहुल गांधी को लेकर कहा कि वे जिस 2 भारत की चर्चा कर रहे हैं वो 2024 के पहले का है। असल में रायपुर दौरे पर गए सिंधिया ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की और कहा कि मेरे मंत्रालय की तरफ से छत्तीसगढ़ के विकास में पूरा योगदान दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी के बयान पर भी पलटवार किया। रायपुर एयरपोर्ट पर जब पत्रकारों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान राहुल गांधी के 2 भारत वाले बयान पर सवाल किया तो उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसा। सिंधिया ने कहा, मेरा देश भारत एक है, यहाँ भाई भाई के साथ की संस्कृति है। हो सकता है राहुल गांधी की इस बात का संदर्भ 2014 से पहले यानी मोदी सरकार के पहले वाले भारत से होगा। बता दें कि राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए 2 भारत वाला बयान दिया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज विकास और प्रगति के नए आयाम मोदी सरकार में गढ़े जा रहे हैं। देश का विकास ही सरकार का लक्ष्य है। वहीं छत्तीसगढ़ को लेकर सिंधिया ने कहा कि मेरे मंत्रालय के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर विभिन्न मसलों पर चर्चा होगी। इसके अलावा उनका विभाग छत्तीसगढ़ के विकास में पूरा योगदान देगा। इससे पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का जोरदार स्वागत किया। सिंधिया के स्वागत में बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। सिंधिया ने कहा कि बीजेपी का एक-एक कार्यकर्ता मिलकर काम करता है और हम सब एक परिवार हैं। सिंधिया के छत्तीसगढ़ प्रवास कार्यक्रम का प्रभारी भाजपा प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सवर्णी को बनाया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा था। सिंधिया के दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वे शासकीय कार्यक्रम में नहीं आ रहे हैं, उनकी पार्टी का कोई और कार्यक्रम होगा। बघेल ने यह भी कहा कि एयर इंडिया तो बिक गया, वह किस चीज के मंत्री रह गए। एयर इंडिया बेचने के लिए उनको सम्मानित किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अखिलेश यादव ने ब्राह्मण मतदाताओं को साधने के लिए सभी जतन किए। भगवान परशुराम का भव्य मंदिर बनवाने का वादा किया तो उनके प्रमुख अस्त्र फरसे के साथ चुनाव प्रचार पर भी निकले। इसके साथ ही कई ब्राह्मण संगठनों से भी मिले, लेकिन इन सब के बाद भी अपनी तुष्टीकरण की नीति नहीं छोड़ पाए और इसका असर यह हुआ कि उनका ब्राह्मण वोटरों को अपने पाले में लाने का पूरा प्लान ही चौपट हो गया। और अब हालत यह है कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पार्टी के बड़े ब्राह्मण चेहरे में से एक शारदा प्रताप शुक्ला ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। शारदा प्रताप शुक्ला की अहमियत का अंदाजा इससे लगा लीजिए कि वो लखनऊ की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक सरोजनी नगर से 4 बार के विधायक रहे हैं और समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। जनता उन्हें असली समाजवादी नेता कहती है। वो अखिलेश सरकार में शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन अखिलेश यादव की नीतियों ने ऐसे नेता की कद्र नहीं की और उन्हें पार्टी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लखनऊ की सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी की टिकटें किस आधार पर बटी हैं, ये बात तो खुद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं समझ पा रहे हैं। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव में भी शारदा प्रताप शुक्ला सिटिंग विधायक थे, पर अखिलेश यादव ने उनकी टिकट काट कर अपने अजीज अनुराग यादव को दे दी और अनुराग यादव बुरी तरह हार कर घर वापस चले गए। लेकिन शारदा प्रताप शुक्ला 5 साल तक क्षेत्र में मेहनत करते रहे और समाजवाद को ढोते रहे, पर जब टिकट पाने का वक्त आया तो अखिलेश ने फिर से उन्हें ठेंगा दिखा दिया और सरोजनी नगर से टिकट अपने मित्र अभिषेक मिश्रा को दे दिया।
क्योंकि अभिषेक की सीट का टिकट काटकर अखिलेश पहले ही पूजा शुक्ला को दे चुके थे। और इधर अभिषेक मिश्रा ने यह साफ कह दिया था कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिली तो वो भाजपा में चले जाएंगे। इसलिए अभिषेक को सेटल करने के लिए उन्होंने शारदा प्रताप शुक्ला जैसे नेता को ही निपटा दिया। शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले शारदा प्रताप शुक्ला आखिर कब तक अपमान का घूंट झेलते रहते। इसीलिए आखिरकार समाजवाद की झूठी गुट्टी पीना छोड़कर वो भगवा रथ पर सवार हो चुकी हैं। माना जा रहा है कि इसका असर लखनऊ की सभी सीटों पर पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण मतदाताओं के बीच उनकी बहुत अच्छी पैठ है। शारदा प्रताप शुक्ला लखनऊ में ही निर्दलीय चुनाव जीत चुके हैं। उनके भाजपा में आने से सरोजनी नगर सीट तो भाजपा के खाते में आएगी ही, साथ ही आसपास की सभी सीटों पर पार्टी की दावेदारी और मजबूत हो जाएगी। इस तरह अखिलेश यादव खुद ही अपनी पार्टी को निपटाने में लगे हुए हैं और शायद जल्द ही उनका यह ख्वाब पूरा हो जाए। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया।